आरएसएस स्वयं सेवक से एक सांसद तक का सफर आपका कैसा रहा? जो मिथ्या आरोप है गांधी जी की हत्या का संघ पर लगा करके और संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो उसके अंदर जेल भी गए थे। और फिर 2009 में यहाँ से चुनाव की बात आई तो पार्टी ने मुझको प्रत्याशी बनाया। उसके बाद सब जानते हैं 2009 में, 2014 में, 2019 में। भविष्य में मेरठ में बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी, अभी भी हो रही हैं, जैसे हमारी मेट्रो आ गई है सर। इसी के साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ेगी। क्या भाजपा की या आपकी कोई ऐसी रणनीति है जिससे मेरठ के लोगों को भविष्य में मेरठ से बाहर ना जाना पड़े? देखिए, मैं पुरानी सरकारों पर कोई ऐसी आलोचनात्मक टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु जो फैक्ट्स हैं वो इस बात को बताते हैं। 1985 में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का गठन, 1985 मैं बराबर 2009 में मैं संसद में पहुंचा। मैंने बराबर कोशिश की कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेल से जुड़े, सड़क से जुड़े। जी, पहले टर्म में कुछ नहीं हुआ। सर मेरठ में भविष्य में कोई बड़ा रिसर्च सेंटर या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसपे लोग और ज्यादा काम कर सके इस फील्ड में, ऐसी कोई प्लानिंग है? सर हमारा यूथ आजकल कई चीज़ों में भटक गया है, जो चाहे वो नशा हो या फालतू की चीज़ें हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातचीत पॉडकास्ट में। अगर आप मेरठ से हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस पॉडकास्ट से आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि आज की जो शख्सियत हमारे साथ बैठी हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 3 बार मेरठ से सांसद रहने के बावजूद ज़मीन से जुड़ाव अगर देखना है तो आप इनसे मिल सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और वेलकम करते हैं हमारे आज के माननीय पूर्व विधायक सर का, राजेंद्र सर। जैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ठीक हूँ, बढ़िया। सर मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला सवाल पूछता हूँ आपसे। सर जैसा हमने देखा है या हमने पढ़ा है कि आप बचपन से ही, अपने स्कूलिंग टाइम से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं, तो आपके जीवन का वो कौन सा पल था जब आपने सोचा कि मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और इसका पार्ट बनना चाहिए, समाज को अपनी तरीके से सुधारना चाहिए या उसका कल्याण करना चाहिए, और एक आरएसएस स्वयं सेवक से एक सांसद तक का सफर आपका कैसा रहा सर? मैम, ये तो कहानी जरा लंबी है, लेकिन तो भी मैं कोशिश करता हूँ संक्षेप में बताने की। जी, देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, जैसा आपने भी कहा इस बात को, कि संघ से मेरा जो संपर्क है वो शिशु मैं था तभी से, शैशव काल से है। और उसके शायद 2 कारण एकदम मैं कह सकता हूँ। एक तो मेरे परिवार के अंदर संघ था, मेरे पिताजी जाते थे, चाचा जी जाते थे। और चाचा जी तो पहले प्रतिबंध के समय 1948 में तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। अच्छा। वो जो मिथ्या आरोप है गांधी जी की हत्या का संघ पर लगा करके और संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो उसके अंदर वो जेल भी गए थे। तो एक तो ये कारण। दूसरा ये भी था कि जहाँ मैं रहता था, हमारा घर था ख्वाब, उसके सामने एक शाखा लगती थी। तो शाखा में खेलने का एक आकर्षण होता ही है जी, बच्चों को, तो छोटी उम्र से ही, शायद 6-7 साल की उम्र से ही मैं शाखा में जाने लग गया था। फिर वो क्रमशः प्रारंभिक जो रुचि होती है, जब वो गंभीरता से संघ को समझने की तरफ बढ़ी, तो ध्यान में आया कि संघ का जो उद्देश्य है, संघ का जो काम है, अलग है। देश के प्रति समर्पण निर्माण करने वाला है, अनुशासन या अन्य जो गुण है उनको निर्माण करने वाला है। तो शारीरिक, बौद्धिक विकास इत्यादि से संबंधित है। तो धीरे-धीरे उसके साथ मेरा जो जुड़ाव है वो बढ़ता चला गया। जी, और फिर छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ जैसी होती हैं विद्यार्थी जीवन में, वो मुझ पर आती रहीं। फिर मैंने 1970 में एमएससी किया, 1 साल कॉलेज में पढ़ाया भी। फिर 71 में मैं संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता, जिन्हें प्रचारक कहते हैं। जी, उसके नाते उसी संस्कार परंपरा का प्रभाव था ये कि मैंने स्वयं को प्रस्तुत किया और लगभग 13 वर्ष में प्रचारक रहा, 1971 से 1984 तक, विभिन्न स्थानों पर। जी, जी, फिर 84 में मैं अपने पारिवारिक जीवन में वापस आया और यहाँ भी मैं संघ का ही काम करता, जी, 1997 तक। तो ये सब जो मैंने आपको प्रसंग या विवरण जो दिया है, देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में जाने का जो विषय बना, वो इसी क्रम में से बना, क्योंकि मेरी जो पृष्ठभूमि, मेरी जो आदत, मेरे जो संस्कार, मेरा जो स्वभाव, वो सामाजिक कार्य करने का तो था। जी, उसी वजह से राजनीति की बात बनी। तो 97 में मैं भाजपा में गया। मेरे पास पहली ज़िम्मेदारी मेरठ महानगर के अध्यक्ष की थी। फिर अन्य ज़िम्मेदारियाँ आती रहीं और फिर 2009 में यहाँ से चुनाव की बात आई तो पार्टी ने मुझको प्रत्याशी बनाया।
उसके बाद सब जानते हैं 2009 में, 2014 में, 2019 में जी जी 3 बार मुझको पार्टी ने भी आशीर्वाद दिया और जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया, ये संसद में पहुंचाया। तो ये छोटा सा मैंने एक स्मूथ ट्रांजिशन राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हुआ, और उसका मुख्य कारण वो सामाजिक सेवा करने का, सामाजिक काम करने का जो संस्कार था, जी वो बना। और मैं समझता हूँ कि उसी संस्कार को लेकर के मैं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी सक्रिय रहा। राजनीतिक काम भी होता था, जी संसद का भी काम होता था, क्षेत्र का भी काम होता था, परंतु मूल प्रेरणा मेरी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिली थी, सामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रहने की, सामाजिक कार्य करने की, वो रही, और उसी दृष्टि से मैं काम करता रहा। बहुत अच्छे सर। मुझे लगता है कि ये आपने तो बड़े शालीनता से इसको बता दिया, बट वो जो एक पीरियड होगा वो आपने कैसे कैसे आप यहाँ तक आए होंगे वो आप ही जानते हैं सर। सर हमारा जो दूसरा सवाल है कि जैसे आप मेरठ को रिप्रेजेंट करते हैं, भविष्य में मेरठ में बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी, अभी भी हो रही हैं, जैसे हमारी मेट्रो आ गई है सर, इसी के साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ेगी। क्या भाजपा की या आपकी कोई ऐसी रणनीति है जिससे मेरठ के लोगों को भविष्य में मेरठ से बाहर ना जाना पड़े जगह कम की वजह से? देखिए, मैं पुरानी सरकारों पर कोई ऐसी आलोचनात्मक टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु जो फैक्ट्स हैं वो इस बात को बताते हैं कि हाँ, पुरानी सरकारों के समय में या तो प्राथमिकता होती ही नहीं थी, जी और होती थी तो उसके प्रति गंभीरता नहीं होती थी। जैसे एक बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ। जी जी 1985 में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का गठन, 1985, और उसके पीछे का आशय ये था कि दिल्ली के 100 किलोमीटर के दायरे में जो शहर है, जी वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, जहाँ से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आते हैं नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, पढ़ने के लिए, जी जी उनको आने में बड़ी दिक्कत होती है, और दिक्कत होती है इसलिए वो यहीं रुकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ रुकना उनके लिए कष्टकारी भी है, आर्थिक दृष्टि से भी बोझ उन पर निर्माण करता है, स्वास्थ्य अगर भी नहीं है। तो इस सब में से एनसीआरपी भी बनाया गया, और कल्पना ये थी कि जो 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर हम तेज गति से जो व्यवस्थाएं हैं चलने की, वो निर्माण करेंगे, ताकि लोगों को यहाँ पर दिल्ली में रुकने की मजबूरी ना रहे। जी। दे कम एंड दे गो। तो ये तो दिल्ली पर बोझा नहीं रहेगा, लोगों के ऊपर भी आर्थिक बोझा नहीं रहेगा। परंतु मैं जो कह रहा हूँ 1985 में ये हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो या तो प्राथमिकता भी नहीं थी, और प्राथमिकता को के आधार पर कुछ काम करने की कोई सोच ही नहीं। जी जी यानी मैं बराबर 2009 में मैं संसद में पहुंचा, मैंने बराबर कोशिश की कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेल से जुड़े, सड़क से जुड़े। जी पहले टर्म में कुछ नहीं हुआ, वादे होते रहे, लंबा विषय हो जाएगा वो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार आई, तो 2015 के अंतिम दिन 31 दिसंबर को मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे का शिलान्यास हो गया। जी फिर वो बन गया, हमने देखा बन गया वो, अब कई वर्षों से हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और सर इसी प्रकार से रेल का जो जो रैपिड रेल है, जी वो हमको मिल गई। तो और भी इतना ही नहीं, यानी मेरठ के आप किसी भी दिशा में जाएं तो सब जगह हाईवे बन गए हैं। जी यानी मेरठ जो है वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टेड टाउन्स है इस वक्त। वही केवल मेरठ ही नहीं, सब जगह इसका विकास हुआ, तो उसका जो असर है वो स्वाभाविक रूप से यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने शुरू में कहा, जी योजनाएं थी ही नहीं, तो इतने विकास की अन्य कोई दृष्टि नहीं थी। अब कनेक्टिविटी हो गई, तो कनेक्टिविटी के बाद लोगों का भरोसा मेरठ के अंदर पैदा हुआ, नहीं तो लोग मेरठ से पलायन भी करने लगे थे, या नए इन्वेस्टर्स भी नहीं आते थे। और इसके अलावा भी अब जैसे IT पार्क बना, जी तो इसी सरकार के समय में बना। अन्य जो सुविधाएं थी वो भी इसी सरकार के, जो चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र के अंदर हो, वो सब यहाँ पर हुई। यानी पर्यटन के क्षेत्र में हो, बहुत सारे विषय है ये। तो क्योंकि विजन नहीं था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। अब विजन है तो सब चीजें हो रही हैं। अब जैसे आपने जो कहा, जनसंख्या तो निरंतर बढ़ रही है, पूरे देश की बढ़ रही है, जी मेरठ की भी बढ़ेगी, और हम भी चाहते हैं कि उनका ठीक से उनकी व्यवस्था हो। जी अब देखिए, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, नई टाउनशिप जी मेरठ के अंदर भी, अब आप देखते होंगे जो मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी हैं या जो अन्य अधिकारी हैं, वो भी इस विषय में चर्चा करते रहते हैं। जिलाधिकारी है या कमिश्नर हैं, बराबर जनप्रतिनिधियों से उनकी बैठकें होती रहती हैं कि कहाँ कहाँ आवासीय क्षेत्र बन सकते हैं, कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियल क्षेत्र बन सकते हैं। जी तो उनके ध्यान में है कि इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद, और जो कानून व्यवस्था या अन्य जो बुनियादी ढांचा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, उसके बाद मेरठ के अंदर एक आकर्षण बढ़ा है, और इसीलिए लोग यहाँ पर आना चाहेंगे। परंतु उनको ठीक प्रकार से हम काम दे सकें, उनको आवास की सुविधाएं दे सकें, अन्य सुविधाएं दे सकें, इसकी एक समग्र रूप से योजना
बन रही है और वो क्रियान्वित भी हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है, मुझे विश्वास है कि आने वाले केवल 5-7 साल में या 10 साल के अंदर उत्तर प्रदेश तो बदलेगा ही, देश तो बदल ही रहा है। मेरठ के अंदर भी एक बड़ा व्यापक परिवर्तन, व्यापक उन्नति मेरठ की दिखाई देगी। तो जैसे सर ने बताया, मुझे लगता है कि मेरठ की जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में जब इतने एक्सपीरियंस और इतने अनुभवी नेता हमारे साथ में है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी व्यवस्था अपने आप कर लेंगे। जैसा आपने बताया सर, इसी और हम चलते हैं, और हमारा तीसरा सवाल है सर, आपने सर एमएससी की है फिज़िक्स से, जो कि लोगों को ज़्यादातर समझ में भी नहीं आएगी, और आप खुद एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं सर। सर, मेरठ में भविष्य में कोई बड़ा रिसर्च सेंटर या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन जिस पे लोग और ज़्यादा काम कर सकें इस फील्ड में, ऐसी कोई प्लानिंग है? नहीं, देखिए, कुल मिलाकर के सरकार की तो दृष्टि है, उससे जुड़े हुए विषय हैं ये। मेरठ क्या, पूरे देश के अंदर या प्रदेश के अंदर जी, ऐसी योजनाएं हो सकता है मेरठ में न हो, केवल मेरठ में न हो। जी, तो इसके बाद भी अब जैसे गो पशु अनुसंधान केंद्र है, जी, लोगों के ध्यान में कम आता है, जी, लेकिन वो बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का रिसर्च का सेंटर है। हमारी जो ये बहुत सारा जो ब्रीड्स हैं, जी, ये डेवलप हुई हैं, या आलू का है, तो कुछ तो यहाँ पहले से भी है, जी, जिनमें और विकास हुआ है। और अभी उसको अधिक जमीन की जरूरत थी, उन्होंने कहा कि हमको रिसर्च करने के लिए हमको 150 एकड़ जमीन चाहिए। अभी 32 एकड़ में काम करते हैं। तो हापुड़ के अंदर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। तो कुछ कुछ तो चीजें इस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में चल रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अनुसंधान के संबंध में आगे बढ़ें, ये ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी का है। और ये बात में मतलब आपको थोड़ा-सा सुन कर के हो सकता है शॉकिंग लगे ये, कि अभी तक भी देश के अंदर अनुसंधान का ठीक प्रकार से इंतजाम नहीं था कुल मिलाकर। डीआरडीओ जो अपना रिसर्च का काम करता है सेना के लिए, वो तो था, वो अच्छा काम कर रहा था। परंतु ये माननीय मोदी जी हैं जिन्होंने आज से 4 साल पहले पूरा बाकायदा एक रिसर्च फाउंडेशन बनाई, उसमें पहले 10,000 करोड़ रुपए उसको बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं उसके अंदर। क्योंकि इंडिपेंडेंटली रिसर्च हो, आर-एन-डी जब तक नहीं होगा, तब तक आप जो आगे बढ़ ही नहीं सकते। जी सही। आज हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, हमारे जो एजुकेटेड बालक हैं, वो अमेरिका में या जो है अन्य देशों में, अमेरिका खासतौर से इसलिए कि उसका हब है रिसर्च का, उस प्रकार का। जी, जी, हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, परंतु उनके पास फंड है तो उनका उपयोग कर लेते हैं। हम पर फंड है तो उन बच्चों का उपयोग ही नहीं कर पाते, उनकी क्षमता का। अब आगे से उसका उपयोग होगा, और उसके में पूरे देश के अंदर अब आप देखो ना, स्पेस हो, हमारी जो है मिसाइल्स हों, या जो है कृषि हो, या अन्य भी चीजें हों, सब चीजों के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं बराबर। तो ये जो है उस क्रम में मेरिट में भी जैसी आवश्यकता होगी, मैंने एक उदाहरण तो आपको गो पशु अनुसंधान केंद्र का तो दिया ही है, जी, जी, आलू का भी दिया है। जी, तो निश्चित रूप से यहाँ भी होगा, और आप देखेंगे कि निजी क्षेत्र के अंदर भी जो विश्वविद्यालय हैं, वो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। कभी इतने पेटेंट्स जो है कभी रजिस्टर नहीं हुए, अब हो रहे हैं। क्योंकि एक इकोसिस्टम सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, उसने विकसित किया है, और उस इकोसिस्टम से सबको आगे बढ़ने की एक सुविधा। बहुत सही सर, क्योंकि मैं अभी जैसा आपने बताया, इन स्पेस के जो डायरेक्टर हैं दिनेश सर, मेरा उनसे एक बार हुआ था मिलना, तो उनसे मिलके लगा कि वाक़ई में ही हमारा जो देश है बहुत ज़्यादा विकास की ओर है। शायद आम जनता को इस बारे में ज़्यादा नहीं पता। सर, लाइफ में बहुत सारे गोल्स होते हैं हर किसी के, आपके भी बहुत सारे गोल्स होंगे। सर, कोई ऐसा गोल रहा आपकी ज़िंदगी का जो अभी तक पूरा ना हुआ हो, और भविष्य में आप चाहते हो कि मैं ये चीज़ मेरठ के लिए तो ज़रूर करूँ, ये मेरा गोल? नहीं, मेरठ की जहाँ तक बात है, देखिए, ऐसा होता है कि विकास या परिवर्तन, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जी, ये किसी एक दिन पूरी नहीं होती। जी, हमेशा कुछ ना कुछ और समय के हिसाब से ज़रूरतें नई-नई क्रिएट होती रहती हैं, तो ये लगातार सिलसिला चलता है ही। जी, मेरिट स्पेसिफिक यदि हम बात करें, जी, जी, तो मेरिट के अंदर चलिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, वेल, सबने स्वीकार कर लिया उसको, और सबको अनुभव में भी आता है। उसका जो है औद्योगिक विकास की दृष्टि से परिणाम भी दिखाई देता है। जी, जी, परंतु अंदर की स्थिति अच्छी नहीं है। अब यदि मैं ये सोचूं तो मुझे बड़ा इस बात का कष्ट रहता है कि अभी तक भी कूड़े का निस्तारण वैसा हो ही नहीं रहा है, जी, या जो है जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो अभी भी जो है ऑब्सोलीट है, वो ढंग से काम नहीं करता, या जो है और भी विषय हैं, गोबर का विषय हो, कंजेशन का विषय हो, यानी आज शहर के अंदर
यदि यहाँ से हम लोग ब्रह्मपुरी की तरफ जाना चाहें, जी जी कानपुर नगर की तरफ जाना चाहें, एक प्रकार का युद्ध होता है। एकमात्र जो रास्ता है वो बिजली मुंबई बाईपास है, जी उनकी चौड़ाई कम है, तो कुछ कनेक्टिविटी हो, रिंग रोड बने, हो रही है कोशिश, लेकिन ये जल्दी से जल्दी पूरी हो, तो जरा सा एक मूवमेंट बेहतर हो, कुछ फ्लाईओवर बने, कुछ अन्य चीजें इस प्रकार की निर्मित हो। तो मुझको ध्यान में आता है कि बाहर तक जो विकास पहुंचा है वो आम जन तक भी पहुंचे, व्यक्ति के जीवन के अंदर सुविधा हो, तो ये मुझे लगती है। बाकी हाईकोर्ट की बेंच है, हवाई अड्डा है, ये ऐसे विषय हैं जिन पर लगातार अनेक वर्षों से सभी ने जनप्रतिनिधियों ने भी कोशिश की है। आज के भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सब उस पर कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें ठीक हो जाएंगी तो मेरठ का जो गौरव शुरू से रहा है, जी मेरठ बड़ा प्राचीन, यानी रामायण की मंदोदरी से जुड़ा हुआ शहर, महाभारत यहाँ है, हस्तिनापुर बगल में है, जी जी, उसकी भूमि है, और भी सारे स्थान है। 1857 का स्वतंत्र समर यहाँ से प्रारंभ हुआ, सही बात है। और उद्योग के दृष्टि से भी मेरठ के कई जो उत्पाद हैं उनकी विश्व भर के अंदर साख है, चाहे वो स्पोर्ट्स के हो, वो बैंड का हो, कैंची का हो, जी हैंडलूम का हो, है ना, बहुत सारे विषय, गोल्ड का हो, सही बात। ऐसे जिनकी बड़ी साख है। तो मेरठ एक बड़ा जबरदस्त क्षमता वाला शहर है, तो वो क्षमता जो है निश्चित रूप से और उभर करके आएगी, ये समस्याएं भी हल हो जाएंगी, और जरूर होंगी। मुझे जैसा मैंने प्रारंभ में भी कहा कि अगले 5-7 साल के अंदर ये परिवर्तन हमको दिखाई देगा। जैसा आप लोगों ने सर को सुना, अ, अभी मैं सर से जो पूछने वाला हूँ शायद वो आप सभी के लिए या स्पेशली यूथ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वाले सेगमेंट को ध्यान से सुनना बिना किसी डिस्टरबेंस के। सर, हमारा यूथ आजकल कई चीज़ों में भटक गया है, जो चाहे वो नशा हो या फालतू की चीज़ें हो, और इसी में आता हमारा डिप्रेशन और एंजाइटी, जो शायद आपके समय में मेहनत कहा जाता था उस चीज़ को, आजकल लोग डिप्रेशन और एंजाइटी कह देते हैं उसको। सर, हमारे आज के यूथ के लिए कोई संदेश, कोई मैसेज जो उनको मोटिवेट कर सके और एक नई राह पे और एक सकारात्मक राह पे लेके उनको जा सके? नहीं, देखिए, एक तो हमारा जो युवा है वो बहुत प्रतिभा संपन्न है, मुझे उनके अंदर बड़ा विश्वास है, और ये होगा, छोटी मोटी समस्याएं होंगी। अब मैं देखता हूँ भाई, शुरू में कहाँ टीवी था, हम जब छोटे थे कहाँ टेलीफोन था, फिर टेलीफोन मतलब आम जीवन के अंदर थे, तो फिर मोबाइल आ गया, फिर मोबाइल हर एक के हाथ में आ गया। आज जो देश भर का सर्वे, उसमें लगभग जो है 100% लोगों के पास मोबाइल लग। जी जी तो ये जो स्थिति पहले कहाँ थी, इंटरनेट आ गया, इतना अधिक एक्सपोजर है, एआई आ गया, जी, तो ये जो नए नए चैलेंजेस हैं, पहले कभी 1-2 चैनल होते थे, आज अनंत चैनल हैं, फिर ओटीटी है। सही बात तो है। ये जो सब चीजें हैं, ये व्यक्ति को डेविएट भी करती हैं, डाइवर्ट भी करती हैं, लेकिन उसके साथ चैलेंज को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना, इसमें यूथ ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, दिखा रहे हैं वो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यूथ जो है अपनी जो आंतरिक शक्ति है उस पर भरोसा करे। अब जैसे लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई कुछ घंटों का आप जो है डिजिटल फास्ट करिए, आप कोई गैजेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत ज़रूरी है। तो ये जैसे बातें हैं ये, तो इस प्रकार की चीजें, यानी हम ये सोच करके चलें कि हमें ये जो टूल्स हैं, जो नए जमाने के टूल्स हैं, इनका उपयोग करना है, इनका बॉस बनना है, इनका मालिक बनना है, इनका नौकर नहीं, इनके अनुसार नहीं रहना। बहुत, तो वो थोड़ा सा ध्यान करके चले। अब कितना स्क्रीन टाइम हम खर्च करेंगे, सोचने की बात है। हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, हमारी मेंटल कैपेसिटी भी बढ़िया रहे, क्योंकि यदि एक बार वो गड़बड़ आ गई तो आप कुछ नहीं कर पाए। सही बात है। तो इसका एक बैलेंस बना करके, ठीक है, गाइड करने वाले लोग रहेंगे, गुरु भी रहेंगे, टीचर्स भी रहेंगे, हमारे परिवार के लोग भी रहेंगे, परंतु ये निर्णय, ये दृढ़ता हमें अपने स्तर पर खुद ही दिखानी पड़ेगी। हम करें, और हमारा युवा दमदार है, कर लेगा इस रास्ते को भी, वो ठीक से समझ। सही चीज़ों का तालमेल बना के चलोगे तो कभी कोई समस्या नहीं होगी, और जो सर ने बताया है, अगर उसके जीवन में अपना 10% भी आपने अपना लिया तो शायद आपकी काफ़ी सारी समस्या तो ऐसे ही समाधान हो जाएगा, एक रूटीन को अगर आप फॉलो करेंगे। बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेसी समय में से टाइम निकाला और हमें बहुत अच्छा, आपको बहुत शुभकामनाएं, खूब आप जो यशस्वी हो, और आपके माध्यम से सभी मेरे जो युवा मित्र हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर। और सर को हमने सुना, ये पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म नहीं होगा। मैं चाहता हूँ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जिसको इस पॉडकास्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो मेरठ पे आए दिन सवाल उठाते रहते हैं, विकास की ओर नहीं देखते, केवल कमियां बताते हैं।
तो इसी के साथ मैं गौरव अग्रवाल आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नई बड़ी शख्सियत के साथ जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट मेरे मोटिवेशन के लिए काफ़ी है, तो वो भी कर देना। जय श्री राम, जय हिंद।